नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। टिहरी से बड़ी खबर मिल रही है। आज टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नरेंद्रनगर स्थित 48वें सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर जाएंगे। सीएम धामी कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का भी करेंगे शुभारंभ। मेला समिति ने मेले की तैयारियों को लेकर पूरी की है चाक चौबंद व्यवस्थाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कुंजापुरी पर्यटन विकास के दौरान कुंजापुरी मेले का भी उद्घाटन करेंगे। 48वें संस्करण में भाग भी लेंगे और ऐसे में मेला की तैयारियां व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया है। नरेंद्रनगर स्थित 48वें सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ताबड़तोड़ जनसभाओं करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की भी अपील करेंगे सीएम। हरियाणा में लगातार प्रचार कर रहे हैं सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर भी रहेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे, जनसभाएं करेंगे और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की भी अपील जनता से करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की भी अपील करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कई जनसभाएं अभी तक वो कर चुके हैं। साथ ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है। ऐसे में तमाम स्टार प्रचारकों को हरियाणा में जिम्मेदारी मिली थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ये अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज एक बार फिर अंतिम दौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की भी अपील जनता से करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और हरियाणा में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा में चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार में शिरकत करेंगे। साथ ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल भी बनाएंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में वोट दें। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं? जी सर, हरियाणा में आज अंतिम चरण का प्रचार है और आज जो है प्रचार का थम जाएगा हरियाणा में। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज 3 जनसभाएं हैं हरियाणा में। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक करीब 10 से अधिक प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से हरियाणा में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं हरियाणा के अंदर। और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं धरातल पर उतारी है, उन सभी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में 5 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान होना है और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। ऐसे में जिन प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार करने का काम किया, जिनके समर्थन में जनता को मतदान करने की अपील की, वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, ये अभी जो है आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। और ये 8 अक्टूबर को ही स्पष्ट होगा कि आखिर जनता ने किसके सर पर ताज सजाने का किया है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार हरियाणा में किया, उसमें जिन प्रत्याशियों का कितना अच्छा प्रदर्शन जो है वो रहा है। अरुण, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन भी है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ताबड़तोड़ जनसभाएं करने जा रहे हैं, किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है, किस तरह से उनकी मांग भी रही है पूरे चुनाव में? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हरियाणा में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार उन्होंने प्रचार किए कई जगह
हरियाणा में लगे, उससे पहले जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो अपने प्रदेश में जो उनके फैसले हैं उनका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रदेशों में दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन अभी हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही बीच में काफी टक्कर है और दोनों ही दलों में से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यादा है कितना कम है। तो लेकिन हालांकि दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, पूरा प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता किसके सफलता से जनता किसको जिताकर देती है, ये अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और इस पर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री का जन्म पर्वताराज हिमालय के घर में हुआ था, इसलिए ही इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मां के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक भी माना जाता है। मां शैलपुत्री अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। वहीं शारदीय नवरात्रि को लेकर माता के भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सिद्धिपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर समितियों ने भी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। फैक्ट्रियां लगेंगी तो प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही रोजगार और नौकरियां मिल सकेंगी। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार के एक आदेश ने विपक्ष को यह मौका दे दिया है कि वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रजिस्ट्रेशन और अन्य तकनीकी कारणों को वजह बताया। सब्सिडी का लाभ न मिलने से इन औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। सरकार के इस फैसले के बाद रोजगार संघ का कहना है कि इस फैसले से राज्य को बड़ा नुकसान होगा और अधिक से अधिक पलायन बढ़ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से अगर जो हमारे लोग इस प्रदेश के भीतर रह रहे हैं, वो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कहीं भी रह रहे हैं और उनका जो रोजगार चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अगर रुकावट आती है या इस चीज़ कहीं ना कहीं उस पर बजट के द्वारा रोक लग जाती है, तो निश्चित तौर पर आज का युवा या आज का नागरिक जहाँ पर उसका रोजगार नहीं हो पा रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो पलायन तो होगा। और आपने तो ये जो संख्या कही है बहुत बड़ी संख्या है और वही संख्या केवल उन लोगों की होगी जो उस रोजगार को सृजित करेंगे, पर उस रोजगार में सैकड़ों हजारों और कितने लोग उसमें लगेंगे, तो उनके भी वो पलायन की बात है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष पार्टी कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि 3,30,000 करोड़ का निवेश लाने की बात करने वाली सरकार की यह उपलब्धि है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 620 का जो आंकड़ा है यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा और भी अधिक है। करीब 1000 से 1200 छोटे बड़े उद्योग बंद होने की कगार पर है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर और भी अधिक बढ़ेगी, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 3,25,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 620 का आंकड़ा तो सरकार का है,
लगभग 1000-1200 उद्योग, छोटे बड़े उद्योग ऐसे हैं जो बंदी के कगार में, जिनको बंद होना पड़ रहा है, और लाखों लोग, लाखों नौजवान बेरोजगारी की कतार पर खड़े हो रहे हैं और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ढिढोरा पीट रही है कि 3,25,000 करोड़ के MOU हो गए, इन्वेस्टर समिट हो गया। आप बता दो, मैं चुनौती दे के पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कितने उद्योग यहाँ पर लगे हैं। 100 लोगों को रोज़गार देने वाला उद्योग ये सरकार स्थापित नहीं कर पाई। और आज सरकार के लिए शर्मनाक बात है, और सरकार के उन अधिकारियों के लिए शर्मनाक बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ग्राउंडिंग कर दी, इतना हमने ये कर दिया, इतना हमने लोग आ गए हैं, पैसा लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? फिर क्यों उद्योग बंद हो रहे हैं? जो कांग्रेस के समय में लगे उद्योग थे, सरकार की विफलता के कारण, सरकार की असफल नीति के कारण, सरकार की बेतुकी नीति के कारण उन उद्योगों को बंद होना पड़ रहा, और उसमें हजारों नौजवानों को बेरोजगारी की लाइन पर खड़ा होना पड़ रहा है। बेरोजगार संघ से लेकर विपक्ष तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। इधर सत्ता पक्ष हर संभव मदद करने की बात कह रहा है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, और अभी जिन औद्योगिक इकाइयों की मानक पूरे नहीं थे, अभी उन्हें ही सब्सिडी रोकी गई है। लेकिन आगे सरकार कुछ न कुछ जरूर सोचेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज में सिर्फ गलत ही खोजती है। देखिए, मानकों के तहत ही सभी इकाइयों को काम करना है और सभी इकाइयों को निर्देशित भी कर दिया गया है, उनके ऑनर्स को सबको बता दिया गया है, तो मानकों को पूरा करें। और जो अपात्र पाए गए हैं उनका देखिए आगे अब क्या जो भी निर्देश मिलते हैं उस तहत जो है वार्ता भी चल रही है। लेकिन विपक्ष का जो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये बड़ी हास्यास्पद चीजें लगती हैं कि विपक्ष जो है समाधान की ओर को ना जाकर हमेशा ही गलत चीज के साथ खड़ा हो जाता है। मतलब विपक्ष ये कहना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि हम लोग जो हैं मानकों के तहत काम करें ना, या फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि आप तो जी है नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इनको देखिए ये दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए, उनको सीधा एक चीज रखनी चाहिए कि चीज गलत है या सही है, और सही के साथ में सहयोग करना चाहिए। हर चीज के विरोध में ही खड़े रहना और गलत के भी विरोध में खड़े हो जाते हैं ये लोग, तो ये बड़ी खराब चीज है। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित भी हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया गया। लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है, जिस पर मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देश भर में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड के लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ इस दिन को काला दिन के रूप में भी देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 साल पहले आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराया गोलीकांड हुआ था। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 7 लोग शहीद भी हो गए थे और कई लोग घायल भी हो गए थे। वर्षों की लड़ाई के बाद साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन आज भी ये सवाल उठता है कि क्या राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बन पाया है? वर्ष 1994 में 1 और 2 अक्टूबर की रात अलग राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर उत्तर प्रदेश के रामपुर तिराहे पर पुलिस ने फायरिंग की थी। पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। महिलाओं से छेड़छाड़ भी की गई थी। एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। घटना के 30 वर्ष बीत गए, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी जांच के बाद कुछ ही लोगों को सजा दी गई। रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर देहरादून से लेकर मुजफ्फरनगर तक शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की सरकार
आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है। जो उस समय के सरकारों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, वो उन अत्याचारों के आगे झुकने का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकार किया, रुकना स्वीकार नहीं किया, आंदोलन को गति देना स्वीकार किया। भाइयों बहनों, जिस उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व दिया, हमें अब उस उत्तराखंड राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। मैं आज इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों, उनके बलिदानियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर दिशा में काम कर रही है और जो भी कालखंड है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए समर्पित होकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। हमारे साथ गोलियां बरसाई जा रही है। एक तरफ जो है हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव जी रामपुर तिराहे पे जो है हमारी महिलाओं के साथ दुराचार करवा रहे हैं। देखिए, हमें इस चीज़ का फक्र है कि हमारे लोगों ने वहाँ शहादतें दी, हमारे बच्चों ने वहाँ शहादतें दी, लेकिन ये जरूर है कि हमारा सिर जो है शर्म से नीचे हो जाता है जब मातृशक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है और सभी सरकारों ने अपने अपने समय में दावे किए हैं। राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार हुए या नहीं, इस पर आज भी चर्चा होती है। आंदोलनकारियों ने पहाड़ में प्रदेश की राजधानी का सपना देखा था। सपना यह था कि पहाड़ का पानी, जवानी पहाड़ के काम आए, पहाड़ी गांवों से पलायन रुके और लोग गांव में ही परिवार के साथ रहकर बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बेहतर सड़क नहीं, कई गांव ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग जन समस्याओं को लेकर आज भी सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। बीजेपी दावा करती है तो कांग्रेस के नेता उन दावों पर सवाल उठाते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र कर दावा करते हैं। मैं जरूर कहता हूं कि राज्य छोटा बना तो कहीं पर कुछ सड़कों का विकास हुआ, कुछ सड़कें बनी, कुछ संस्थान प्रदेश में आए, कुछ औद्योगिकरण प्रदेश का हुआ, खासकर पहली नरेंद्र तिवारी जी की पहली कांग्रेस पार्टी की सरकार में। लेकिन जहां बात करते हैं हम अवधारणा की, तो मुझे नहीं लगता कि हम अवधारणा पूरी करना तो दूर की बात है, हम उस अवधारणा के आसपास भी कहीं पर हैं। हमारे प्रदेश की प्रगति इन सरकारों ने ये कराई है, खासकर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कि हम जहाँ हमारे प्रदेश देवभूमि था, जहाँ अपराध के मामले में हमारा प्रदेश शून्य के आसपास था, वहाँ आज हर दूसरे दिन महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं। और अपराध होने के बावजूद हमारा प्रदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है जब सरकारें अपने लोगों की संलिप्तता के चलते उनको बचाने का प्रयास करती है। हम अभी तक बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पाए। ऐसे तमाम केसेस हैं जो दिनों दिन हमें सुनने को मिलते हैं। और आप जानते होंगे कि जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो हमारी बहनों की, माताओं की उसमें मुख्य भूमिका थी। तो कैसे हम उनके सपनों के प्रदेश की बात करें जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। सियासत करने वाले के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच राज्य आंदोलनकारी क्या कहते हैं, यह बड़ा सवाल है। राज्य गठन के 24 वर्ष होने को हैं, फिर भी प्रदेश की मौजूदा स्थिति यह है कि 9 पहाड़ी राज्यों में अपराध की घटनाओं में देवभूमि उत्तराखंड का स्थान पहले या दूसरे नंबर पर है। आज भी पहाड़ी जनपद चमोली के दूरस्थ गांव के लोग सड़क जैसी मूलभूत समस्या दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हर एक वर्ष मानसून के दौरान किसी न किसी हिस्से में भूस्खलन की बड़ी घटनाएं घटती हैं, जिसमें काफी नुकसान होता है। राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती कहते हैं कि दुख इस बात का है कि राज्य लुट रहा है, महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हमारा जो है राज्य जो बना है हमारा, मैं समझता हूं कि राज्य बनने में 90% मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा।
लेकिन दुख इस बात का है कि जब आज ये राज्य लूट रहा है, जब हमारे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, अंकिता भंडारी जैसे कांड इस राज्य के अंदर हो रहे हैं, तो वो मातृशक्ति चुप क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो पार्टी विशेष के उसमें फंस गए हैं ये लोग। अरे पहले अपने बच्चों के अस्मिता को बचा लो, अपनी बेटियों की अस्मिता को बचा लो। आज अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। इस चीज को सब रखें। आंदोलनकारी इस बात को मानते हैं कि जिन सपनों को उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों ने देखा था, वह उत्तराखंड नहीं बन पाया। सुरेंद्र कुकरेती इस बात पर जोर देते हैं कि प्रदेश की जनता को शायद एहसास तब होगा जब प्रदेश पूरी तरह से लूट चुका होगा। 1950 जो है मूल निवास लगा दीजिए, सारा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वोटों की राजनीति है। देखिए, विशेष तौर से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने इस राज्य को लुटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं तो चेता रहा हूं उत्तराखंड की जनता को अब कि आप तब जो है पछताएंगे जब सब कुछ उत्तराखंड के अंदर से पूरा लुट जाएगा, और तब आपको याद आएगा कि फला आदमी ठीक बोला करते थे। तो इसलिए मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि भाई समय रहते हुए भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 को लागू कर दिया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, चाहे वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, बाहर के आदमी को नहीं। ये हमारा कहना है। कहते हैं कि अलग राज्य की मांग में प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इन 24 वर्षों में ऐसा नहीं है कि प्रदेश में विकास कार्य नहीं हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर काम हुआ है, लेकिन यह काफी नहीं है। इसके अलावा राज्य में कई नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट बने, कई इलाकों के लिए हेली सेवा भी शुरू की गई। प्रदेश में फिलहाल बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 4 धाम को कनेक्ट करने के लिए सड़क परियोजनाओं पर काम हुआ है। बावजूद विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद है। बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश की तेजी से तस्वीर बदल रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।